नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट मैं आज के इस सेट का इंट्रोडक्शन देता हूं, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है। तो आज इस सेट में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को हमेशा इस टॉपिक में दिक्कत रहती है। बच्चे बहुत बार मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि भैया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, कब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगा, कब एब्सोल्यूट होगा, अगर केस में दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं तो किस पे टिक करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से हमें उस केस को, उस सेट को प्रोसीड करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस भैया, रीलैंड वर्सेस फ्लेचर क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, एमसी मेहता केस, बहुत सारा, मतलब ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है एंड एग्जामिनर्स का फेवरेट भी है। पिछले किसी भी साल का क्वेश्चन पर उठा के देख लो, एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे होगा ही होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बट हाँ, अगर कुछ समझ नहीं भी आता है तो प्लीज चिंता ना करें, मैं इस सेम टॉपिक पे और भी वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों के सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपनी रोजाना डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पास्ट में ऐसी काफ़ी चीज़ें देखी गई हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम नई नई जजमेंट्स लाता रहा है रिगार्डिंग टू दी सिनेरियो जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिसाइड की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो टॉपिक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज इन्वॉल्व्ड इन द केस 1866 का एक केस था, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का। इस केस में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस केस में क्या होता है। इस केस में लेट सपोज एक दो लोग होते हैं, एक होता है राजू, एक होता है राजू और एक होता है श्याम। ठीक है, राजू और श्याम दो लोग होते हैं। राजू के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, राजू के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, और श्याम के पास ये साइड में एक प्लॉट होता है, पूरा एक प्लॉट होता है। दोनों बंटवारा करके एक हिस्सा राजू रख लेता है, एक हिस्सा श्याम रख लेता है। ठीक है, अब होता क्या है इस केस में, राजू अपनी जमीन पे कुछ रिजर्व वायर्स बनाता है, मतलब कुछ गड्ढे होता है, कुछ भी अच्छी पर्पस हो उसका, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो किसी कारण की वजह से काफी सारे रिजर्व वायर्स बनाता है और उसमें वो पानी डालता है। उसमें वो क्या करता है, उसमें वो पानी डालता है, सारे रिजर्व वायर्स में पानी भरता है। अब किसी कारण वजह से इस रिजर्व वायर्स का पानी जो है वो शाम की ज़मीन पे चला जाता है। वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, शाम की ज़मीन पे चला जाता है। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफॉर्मर्स या पोल्स रखे हुए थे, वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स और पोल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो अब शाम जो है वो राजू को सू कर देता है कि भैया तेरी वजह से मेरी ज़मीन पे रखा हुआ सामान खराब हुआ। तो अब यहाँ पे क्या राजू उसको देने के लिए लायबल है? हाँ है। यही था केस हमारा, क्या, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इट लेस डाउन दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग्स ऑन हिज लैंड एंड कीप्स देयर एनीथिंग लाइकली टू कॉज हार्म, ही इज लाइबल टू कंपनसेट फॉर द डैमेज इफ सच अ थिंग एस्केप्स एंड डज डैमेज टू अनदर। देखा, उसने पानी रखा था और वो पानी एस्केप किया उसकी जमीन से, किसी और की जमीन पे चला गया और वहां पे डैमेज कर दिया, तो द पर्सन इज लाइबल। ठीक है, the liability under this rule is strict and not having willful knowledge or no default is by no means a defense। अब राजू कह सकता था कि भैया मुझे पता ही नहीं था कि उनकी ज़मीन पे ट्रांसफार्मर पड़े हैं या ये पानी चला जाएगा, बट हाँ, साफ साफ बता दिया गया था कि ये चीज़ कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं थी, कैन नॉट बी एनी डिफेंस इन एनी केस। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए, तो हर जगह एक्सेप्शन होता है एक्ट ऑफ गॉड। उसके बाद डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इंजर्ड, जिसके साथ गलती हुई है। मान लो यहाँ पे शाम खुद गड्ढा खोद रहा है, यहाँ पे खुद शाम ने गड्ढा खोदा जिसकी वजह से पानी आ गया, तो यहाँ पे अब राजू लायबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक्ट शाम की वजह से, शाम ने कुछ किया उसकी वजह से ये एक्ट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ द पर्सन। शाम खुद ही कह देता है कि भाई ठीक है राजू, मेरे खेत में पानी डाल दे, तो कंसेंट है, तो भी ये एक्सेप्शन लिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तीन एक्सेप्शन एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओह शिट, सॉरी गाइस।
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के 3 एक्सेप्शंस कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा एक्ट ऑफ गॉड, उसके बाद आता है डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंजर्ड पर्सन और कंसेंट। 3 एक्सेप्शंस हैं हमारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल कौन से केस से आया था? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए दो। पहला कौन से केस से आया? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। दूसरा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के क्या डिफेंस होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड, डिफॉल्ट ऑन द पर्सन और कंसेंट होना चाहिए उस बंदे का। ठीक है, अब आइए। अच्छा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ना एक केस बहुत प्रसिद्ध भी है, जो हमारे साथ एक बहुत दुर्घटना हुई थी। आई गेस आप लोगों को पता होगा, 1984 में 1984 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उस ट्रेजेडी को हम लोग कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। हमारे साथ एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसमें हुआ क्या था? भोपाल में 1984 में भोपाल में एक पेस्टिसाइड्स बनाने की फैक्ट्री थी। पेस्टिसाइड्स बनाती थी वो फैक्ट्री। और वहाँ पे, अब क्योंकि क्या है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए ना बहुत हार्मफुल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम था, बता देता हूँ मैं आपको, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड उस फैक्ट्री का नाम था, जिसको ना यूसीसी से भी डिनोट करते हैं, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। उस फैक्ट्री का नाम था। वहां पे एक गैस थी। गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा साइंस में कमजोर हूँ। तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसो, हम लोग एम आई डिनोट करते हैं। ठीक है, इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। और ये बहुत ही डेंजरस गैस है, बहुत लाइक बहुत पॉइजनस गैस है ये। और ये बात वहाँ के लोगों को भी पता थी। धीरे धीरे वहाँ के लोगों को समझ आ रहा था कि ये गैस बहुत पॉइजनस गैस है। बट 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को क्या हुआ? वो गैस लीक कर गई, जिस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। एंड आज तक वहाँ पे लाइक लोग, उस नुकसान को आप जाओगे तो देख पाओगे कि आज तक वहाँ पे लोग अफेक्टेड हैं उससे। एंड आप मानोगे नहीं कि इमीडिएट थी 3000 डेथ्स रिकॉर्डेड थी। इमीडिएटली वहाँ पे 3000 डेथ्स को रिकॉर्ड किया गया था। और उसके बाद अगर आप आज तक जो ये तो ऑफिशियल फिगर है, ये रिकॉर्डेड फिगर है। बट आज तक ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 20,000, 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आज तक इस लीकेज की वजह से इतनी डेथ्स भोपाल में हो चुकी है। तो कितना बड़ा इंसिडेंट था कि 15,000 से 20,000 लोग की मौत हो गई। काफ़ी लाखों लोगों थे जो अफेक्ट हुए इससे, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम आई, ब्लाइंडनेस दिखना बंद हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ गए, रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आ गई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऐसे इनफाइनाइट लोग थे जिनकी जो चीज़ जिनका कभी रिकॉर्ड आ ही नहीं पाया। ग्राउंड पानी, सारा पानी खराब हो गया। जो ग्राउंड वाटर सॉइल थी वो खराब हो गई, इसलिए वहाँ पे जो भी फसल उग रही थी वो भी पॉइजनस उग रही थी। वहाँ का पानी पॉइजनस हो गया, वहाँ की हवा पॉइजनस हो गई। इस वजह से जो नए बच्चे पैदा हो रहे थे उनको फर्क पड़ा। मतलब इतना इतना डिजास्टर था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, जितना आप सोच भी नहीं सकते। यू कैन जस्ट लुक एट दिस फिगर। 15,000 से 20,000 की फिगर को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट वाज द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट हैपेंड ड्यू टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। हाँ, जब तक ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमारे इंडिया में नहीं था, क्योंकि 1984 की बात है। और प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंडिया में 1986 से 87 एमसी मेहता केस में आया। तो तब तक कि 1984 में एप्लीकेबल नहीं था। इस वजह से जो यूनियन कार्बाइड का मालिक था उसका हम कुछ कर भी नहीं पाए। वेरी ईजिली ही वॉज अलाउड टू लीव इंडिया। एंड जो लोग थे उनको बहुत माइल्ड कंपनसेशन मिला। मतलब जो जिनके घर में मौत हुई थी उनको शायद लाख रुपए, 10,000 रुपए इतना कंपनसेशन मिला था। एंड आई पर्सनली नो फ्यू पीपल जिनकी फैमिली में देयर वर पीपल दोज हु वर अफेक्टेड बाय दिस ट्रेजेडी। एंड दे लाइक दे टेल मी दैट देयर पेरेंट्स हैव नरेटेड द इंसिडेंट एंड इट वाज हॉरर। तो इस वजह से ये भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, तो यही इंडिया में आई थी। इसी के बाद से हमारे पास ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, थोड़ा सा इंडिया में ये वाला कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो देखते हैं, द लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रिप लाइबिलिटी इज कंटेम्प्ररी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड हैज बीन कैटेगोरिकली हाईलाइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट मोर देन वंस इन 1987। सबसे पहले 1987 में ही आया था।
known as the famous Oleum case, the Supreme Court evolved that the principle of absolute liability. It was that an enterprise which is engaged in the hazardous or inherently dangerous industry which possesses a potential threat to the health and safety of the persons working in the factory and residing in the surrounding areas owes the absolute and non-delegable duty to the community to ensure that no harm results anyone according to the hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it has undertaken. अब काफी सारे सवाल, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ना काफी सारे सवाल आए थे। क्या सवाल थे? क्या क्या वहाँ पे कुछ वार्निंग अलार्म्स नहीं थे? क्या वहाँ पे वार्निंग अलार्म्स नहीं थे? क्या वहाँ पे कोई इमीडिएट शटडाउन का सिस्टम नहीं था? क्या कोई इमीडिएट ब्लोअर्स नहीं थे जो पॉइजनस गैस को खत्म कर सकें? जी हाँ, वहाँ पे वार्निंग अलार्म्स भी थे, इमीडिएट शटडाउन का सिस्टम भी था, वहाँ पे ब्लोअर्स भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली वार्निंग अलार्म्स भी खराब थे, इमीडिएटली शटडाउन का सिस्टम भी कोलैप्स हो गया था और ब्लोअर्स तो काफ़ी सालों से नहीं चल रहे थे। तो ऑल दिस वाज जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि उस टाइम तक कोई ऐसा प्रिंसिपल नरेट ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया। एंड हो सकता है अगर ये आज की डेट में भी होता तो भी ये चीज़ें नेग्लेक्टेड ही रहती, मे बी बिकॉज जुडिशरी टाइम टू टाइम अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में ही ये जजमेंट ला दिया, बट उसके बाद भी गैस लीक्स हुए, उसके बाद भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिखेंगे आपको जो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे बनते हैं। बट अगेन द पीपल दोज हु आर डूइंग दैट वेरी वेल गेट अलॉन्ग विद इट, जस्ट बिकॉज कि मे बी शायद कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव कमज़ोर है। तो अगर कोई भी एक लेग कमज़ोर होता है तो हम लोग बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जुडिशरी इज डूइंग इट्स वर्क, जुडिशरी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स ला रहा है, टाइम टू टाइम लॉज लेके आ रहा है जिससे कि हर चीज़ मजबूत हो। बट लेजिस्लेटिव ऑन द अदर हैंड मे बी वहाँ पे शायद करप्शन ज़्यादा है, या जो भी आ, उनके कुछ रीजंस हैं, शायद इन्वेस्टमेंट्स, जो भी एन नंबर ऑफ रीजंस है, बट स्टिल ड्यू टू वीक लेजिस्लेटिव शायद हम जुडिशरी को उतना स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से द पीपल दोज हु आर डूइंग ऑल दिस वेरी इजीली गेट अलॉन्ग विद इट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसका। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसिवली रेफर्ड टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज लेड डाउन इन, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बताया कि जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था, बट रिफ्यूजेस टू अप्लाइंग इट स्टेटिंग दैट इट नॉट सुटेड टू द इमरजेंसी कंडीशन ऑफ इंडिया। बट बताया कि भाई ये जो है इमर्जिंग, ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में बताया गया है कि भाई हाँ ठीक है हम इसको रेफर करते हैं, बट वो इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। According to the Supreme Court, it is the act of an enterprise engaging in the hazardous or inherently dangerous activity for its profit. The law must presume that the permission given to the enterprise in condition is conditional on the enterprise absorbing the cost of any accident arising on account of such activity. In other words, the exceptions or defenses available to the hazardous or inherently dangerous activity in case accidents were held unacceptable. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो विल गेट टू नो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया था कि भैया अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो विच इज फॉर द प्रॉफिट, अगर आप उससे किसी भी तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तो आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, ना एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस है आपका, ना पर्सन डिफॉल्ट डिफेंस है, ना ही कंसेंट, कोई भी आप लोगों के पास डिफेंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपको एंटरप्राइज चला रहे हो जिसमें हजार्डस एक्टिविटी की जाती है एंड दैट टू फॉर द प्रॉफिट, तो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में कॉस्ट बियर की गई थी? आंसर इज नील। सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या आई कि भाई डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड ही बहुत कम हुई, बहुत कम डेथ्स रिकॉर्ड की गई, क्योंकि दिस इज समथिंग ना जिसमें इमीडिएट आदमी जो 3000 डेथ्स थी वो इमीडिएट हुई, बट उसके बाद भी देख कुछ लोगों की नाइट मतलब दिखना बंद हो गया, काफ़ी लोगों के लंग्स फेल हो गए, हार्ट फेल हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो गया, अफेक्ट हो गया, जिस वजह से इमीडिएटली तो वो नहीं मरे, बट हाँ डाउन द लाइन 1 साल 2 साल में बहुत सारी डेथ्स हुई, तो जिसको जो आंकड़ा बढ़ के 1500 से 15,000 से 20,000 पहुंच गया था। बट हाँ रिकॉर्डेड डेथ सिर्फ 3,000 थी, उसमें से भी उनको कंपनसेशन
एज फार एज आई रिमेम्बर कुछ 10,000 रुपीज पर डेथ का कंपनसेशन मिला था, विच इज़ वेरी 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 लेस। तो इस वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज अ मैसेकर। बट हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे इफेक्ट्स आए। वाइजैग में एक बार गैस लीक हुआ था, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन गुड जॉब इन दैट केसेस। बट हाँ, दिस वाज अनफॉर्चुनेटली जब तक ये लॉ ही नहीं था, ठीक है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। हाँ गलती है, बट जिनकी गलती है दे गॉट अलॉन्ग विद इट वेरी इजीली। बट हाँ, जिसकी गलती नहीं थी दे वर वेरी एडवर्सली अफेक्टेड। तो माई प्रेयर्स आर फॉर देम। जो भी था बहुत बुरा था। आई हैव वॉच्ड मेनी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी मूवीज़, बहुत से लोगों से मैंने बात की, बट स्टिल दे आर वेरी मच। एक वो सोच बोलते हैं कि वो इंसिडेंट याद आता है ना उन लोगों को, तो दे गट गूज बम्स, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या इंसिडेंट था, कैसे उन लोगों ने अपने लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। एंड सोच के देखो यार, बहुत खतरनाक था वो इंसिडेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एल्बर्ट मैनेजेस अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। एल्बर्ट एक व्यक्ति था, कंपनी मैनेज करता था। क्या करती थी कंपनी? मैन्युफैक्चर करती थी क्या? इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। द प्लांट यूजेस अ लॉट ऑफ टॉक्सिक फ्लूइड्स टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। उसमें बहुत सारे टॉक्सिक फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता था प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। हाउएवर ऑल द नेसेसरी एंड पॉसिबल प्रिकॉशनरी मेजर्स हैव बीन टेकन। लेकिन यहाँ पे सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे वो लिए गए थे। एट वन इंस्टेंस ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म द फ्लूइड्स एस्केप द प्लांट एंड इंजर्ड द रेसिडेंट। एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बिजली कड़की, बाढ़ आई, जो भी हुआ, साइक्लोन वाइक्लोन थंडरस्टॉर्म आ गया, जिस वजह से वो जो फ्लूइड थे वो प्लांट से एस्केप कर गए और वो आसपास के गांव वालों को अफेक्ट करने लगे, इंजर कर दिया। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। The company shall not be held liable as they took all the preventive measures। का कंपनी लाइबल नहीं होगी। हमने ऊपर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, एंटरप्राइज चला रहे हो, एंड यू आर डूइंग इट फॉर प्रॉफिट, तो भैया ये जो एक्ट ऑफ गॉड वगैरह वाली चीज़ें हैं वो नल हो जाती हैं। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। द कंपनी शेल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज इट वॉज ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। अगेन मैंने बताया, चाहे कुछ भी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द कंपनी शेल बी हेल्ड एब्सोल्यूट लाइबल फॉर ऑल इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिना डी पढ़े बोल रहा हूँ पर फिर भी डी पढ़ लेते हैं। द कंपनी शेल बी हेल्ड लाइबल एज अ डेंजरस थिंग एग्जिस्टेड विच एस्केप्ड एंड कॉज्ड हार्म टू अदर्स। हाँ डी भी ठीक है, बट ज़्यादा बेटर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है भैया। ये एग्जिट एस्केप होता नहीं होता इन सब चीज़ों से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इट वॉज द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो उसको पे करना ही था, क्योंकि वो प्रॉफिट कर रहे थे उस चीज़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्डू का केस आ गया है। गुड्डू क्या उगाता था? कुछ पॉइजनस बेरीज उगाता था। गुड्डू अपने खेत में कोई पॉइजनस बेरीज कोई अपने खेत में क्यों उगाएगा? पर फिर भी गुड्डू पागल था, गुड्डू उगाता था। स्टॉर्म टेक्स प्लेस एंड स्कैटर्स दी बेरीज टू डिफरेंट प्लेसेस। अब एक भूकंप भूकंप कह रहा हूँ, स्टॉर्म आया, आंधी आई और वो बेरीज इधर उधर फैल गई, ठीक है। यश गेट्स अट्रैक्टेड टू दोज बेरीज एंड ईट्स देम। यश ने देखा यार बेरीज पड़ी हैं तो उस पर अट्रैक्ट हो गया और पीना शुरू कर दिया। आफ्टर कंज्यूमिंग दोज, मरेगा ही डाइज। पॉइजनस बेरीज थी, कंज्यूम किया, मर गया। गुड्डू विल बी हेल्ड लाइबल एज ही वॉज नेग्लिजेंट। Guddu will not be held liable as he was dealing with the dangerous thing. Guddu will not be held liable as Yash came to the dangerous thing and there was no escape. Guddu will not be held liable as it was unprecedented and unforeseeable. Answer is option number D. गुड्डू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। अब सवाल आता है कि भैया ए में तो आपने कंपनी को लाइबल कर दिया, बी में आपने सेकंड क्वेश्चन में आपने गुड्डू को लाइबल किया नहीं, ये क्या दोहरापन चल रहा है? जी हाँ, गुड्डू लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो एंटरप्राइज थी। सवाल में ही जवाब है, वो कंपनी थी। ऊपर आप पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, presume that the enterprise engaging in the hazardous or inherently dangerous activity। एंटरप्राइज यहाँ पे एंगेज कर रही है। क्या गुड्डू एंटरप्राइज है? नहीं, गुड्डू एक व्यक्ति है। गुड्डू क्या है? गुड्डू एक व्यक्ति है। तो गुड्डू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज इट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफोर्सिएबल, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मनोज ओन्ड एन एग्रीकल्चर लैंड। मनोज के पास एक एग्रीकल्चर लैंड थी, हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू यील्ड गुड प्रोडक्शन, वो अच्छा नहीं उगा पा रहा था और वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम थी, तो उसने एक पटाखे की फैक्ट्री डाल ली, वहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री डाल ली और आसपास के लोगों को एम्प्लॉय कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ, एट वन इंस्टेंस वन ऑफ द वर्कर स्टार्टेड स्मोकिंग बीड़ी, एक वर्कर ने बीड़ी पीनी शुरू कर दी, भैया बीड़ी तो सही चीज होती है, विच लेड टू फायर इन द एक्टिविटी इन द फैक्ट्री, तो बीड़ी पी उसने और बीड़ी फेंकी तो उसमें फैक्ट्री में आग लग गई। दिस कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ नियर बाई विलेज, डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ मनोज। अब उस बीड़ी से क्या हुआ, उस बीड़ी से आग लग गई और आसपास नुकसान हो गया। क्या मनोज लाइबल होगा, मनोज विल बी लाइबल एज ही वॉज डीलिंग विद हजार्डस एक्टिविटी। जी हाँ, मनोज विल बी हेल्ड लाइबल बिकॉज एज ही वॉज डीलिंग विद हजार्डस एक्टिविटी। चलिए बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मनोज विल नॉट बी लाइबल एज इट वॉज आउटकम ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर्स। Manoj will not be liable as it was precedented and unforeseeable. Manoj will not be held liable as there existed an indirect and interfering act. तो इसमें ना दो चीजें हैं, दो चीजें हैं इसमें। पहले तो वो हजार्डस काम करता था, जी हाँ। क्या मनोज अपने एम्प्लॉय के, सॉरी, एक्ट के लिए लाइबल था? जी हाँ, ठीक है। तो इस वजह से मनोज विल बी हेल्ड लाइबल। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द वाइजैक गैस लीक। मैंने वाइजैक गैस लीक का बताया था, तो बहुत सारा डैम डिस्टर्बेंस कॉज हुआ। गैस थी, इसका नाम था स्टायरीन, स्टायरीन गैस थी जो प्लांट से एस्केप कर गई और आसपास के विलेज में फैल गई। देयर एग्जिस्ट अ डिलेमा एज टू वेदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब लगा के भैया यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाएं या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगाएं, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब ऊपर जो है बताओ यहाँ पे, the concept of strict liability is more applicable as they dealt with a dangerous thing. The concept of absolute liability is more applicable as it was an inherently dangerous activity. The concept of strict is more applicable as damage was caused to the individuals due to escape of the dangerous gas. तो मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है पैराग्राफ में कि वो जो एक्टिविटी थी वो डेंजरस थी। क्या इस पैराग्राफ में कहीं भी लिखा हुआ है कि वो इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी थी? आंसर इज नो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो एग्जिट हुआ है, हाँ हुआ है। आ, और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में भी तो यहाँ पे डेंजरस थिंग लिखा हुआ है ना। तो गाइज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। The concept of strict liability is more applicable as damage was caused to the individual due to escape of the dangerous gas, ठीक है। नुकसान कब हुआ, जब वो गैस एस्केप हुई, ठीक है। चलिए चलते हैं एक, चलिए नेक्स्ट इज पिंटो। पिंटो इज अ साइंटिस्ट हु यूज्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ही टुक ऑल द एडिक्वेट precautions for himself and others. There was a signboard outside preventing the entry of the individuals of the property. हनो अ थीफ, जो गया इसने इग्नोर किया और उसको नुकसान हो गया, ठीक है। अब बताओ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पढ़ के साफ पता चल रहा है पिल्टो लाइबल नहीं होगा, तो पिल्टो विल बी हेल्ड लाइबल, नहीं नहीं नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर सी। पिल्टो विल नॉट बी हेल्ड लाइबल एज द इंडिविजुअल केम इनटू दी, एज द इंडिविजुअल केम टू दी डेंजर, क्योंकि क्योंकि इंडिविजुअल खुद आया उसके पास, डेंजर थिंग के पास। तो यहाँ पे लगे एक्सेप्शन कि पर्सन इन डिफॉल्ट की जिसकी वजह से डिफॉल्ट किसकी वजह से हुआ, पर्सन की जिसको नुकसान हुआ है उसको डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला टॉपिक क्लियर होगा। इस पे एक दो सेट्स और लेके आऊँगा मैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आज की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी, क्योंकि हम बीच में स्टोरीज वगैरह बताने लग गए थे। वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।